नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई भी काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर्स से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको डियर डॉक्टर first@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, जोधपुर से सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर नवीन किशोरिया जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका और कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया हम कहें या फिर देश दूसरी वेब से जंग लड़ रहा है, दूसरी वेब छाई हुई है, लेकिन तीसरी वेब के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। आम सा वो सुझाव जो तीसरी वेब के लिए सभी लोगों को बरतने होंगे, वो उपाय बरतने होंगे या फिर वो तैयारी करनी होगी जिससे वो तीसरी वेब से लड़ सकते हैं या फिर उसके लिए तैयार रह सकते हैं? यस दीपा जी, बड़ा अहम मसला है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा लहर जो अपने देश में आया है उससे सब जूझ रहे हैं हम लोग, और ये निहायत ही ज़रूरी है कि हम इस तीसरे लहर को भी अपने दिमाग में रखें। बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले सबको अपना सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, आपस में मिलना जुलना कम करना पड़ेगा। जैसे ऑलरेडी लॉकडाउन अब ख़त्म होने ही वाला है राजस्थान में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब फ्री हो जाएं, सब खुल जाएं, सब आपस में मिलने लगें। इस लॉकडाउन से जो फ़ायदा हमको पहुंचा है, हम डॉक्टरों को भी बहुत फ़ायदा मिला है, मरीजों की संख्या कम हुई है, हम इलाज कर पाए हैं शांति से। इसका फ़ायदा निरंतर लेते रहना है। लोगों को अपने आपस में डिस्टेंस बनाए रखने हैं, मास्क का यूज़ करना है, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना करनी है, वो तीसरी वेब में भी सहायक होंगी, मददगार साबित होंगी। थोड़ी सी लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं उस पर भी लगाम लगानी होगी, जैसे कि आपने कहा। डॉक्टर साहब, जोधपुर में किस तरीके के मसले आ रहे हैं कोविड के, किस तरीके के लक्षण लोगों में आम दिखाई दे रहे हैं, जो वहाँ पर हर मरीज में आप कह सकते हैं कि वही लक्षण है? चूँकि बार बार ये कहा भी गया कि कोविड लगातार अपना रूप बदल रहा है, इसको पहचान कर पाना, इसकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। जोधपुर में आप किस तरीके के मरीजों को देखते हैं हर रोज़, किस तरीके से वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं? देखिए, लोग जो शुरू में आते थे वो आते थे हल्का जुकाम वुकाम लेकर के आते थे, फिर धीमे धीमे ये बदलता हुआ पहुंचा, अब फेफड़ों का संक्रमण लेकर आने लगे। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आती है वो अभी सबसे पहले है फीवर, बुखार अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो बुखार लेकर आ रहे हैं 90% लोग, और बुखार के संग में उनके पास में सांस की तकलीफ़, गले में खराश, सर में दर्द, हाथ पांव में दर्द, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने प्राइवेट में कुछ इलाज लिया है जो कि स्टैंडर्ड इलाज नहीं है, कई लोग नीम हकीम इलाज कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो एक दो मरीज सीवियर ब्लैक फंगस, जो ड्रेडेड ब्लैक फंगस लेकर के भी आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि पहले से लोग कोविड के नाम से ही बहुत डरे हुए हैं, वो लोग जो कोविड से संक्रमित हैं या फिर उनके जो परिजन हैं वो कोरोना के नाम से ही त्राहिमाम कर रहे हैं, डरे हुए हैं, लेकिन ऐसे में ये ब्लैक फंगस नाम की बला भी आ गई है। इसके लक्षण क्या हैं, ये किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है और इससे किस तरीके से लोग बच सकते हैं? ये ब्लैक फंगस जो है ये एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और ये एक तरह का फंगस है जो हर जगह मौजूद है, अपने हर एनवायरनमेंट में, हर एरिया में मौजूद है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते हैं, यानी कि अगर शरीर कमज़ोर होता है तो ये आपको गिरफ्त में ले लेता है। खास करके कोविड मरीजों में जिनमें ज़्यादा स्टेरॉयड यूज़ कर रहे हैं, टाइप 2 डायबिटिक भी होते हैं जो मरीज, और स्टेरॉयड और हाई डोज ऑक्सीजन
ये उसका पूरी तैयारी कर देती है ब्लैक फंगस को से अफेक्ट होने में मरीज को। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यह है कि डायबिटीज़ का मरीज बहुत ध्यान दे। स्टेरॉयड का अननेसेसरी, डॉक्टरों को मेरी राय है और लोगों को मेरी राय है जो इलाज कर रहे हैं इसका, कि अननेसेसरी यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स को अवॉइड करें। क्योंकि ये सोचना कि ये पानी से आ गया, पानी से फैल गया, हवा से फैल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सबके अंदर ही मौजूद है ये फंगस। वो बस वेट करता है अपॉर्चुनिटी का, कब शरीर कमज़ोर पड़ा, कब शुगर डायबिटिक अब बिगड़ी, और ये अंदर गिरफ्त में ले लेता है। इस डॉक्टर, लेकिन इसी को लेकर हाँ, लोगों में डर और सवाल भी इसको लेकर इसलिए है क्योंकि कोविड तो कम से कम 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तब से ही कोविड का असर दिखाई दे रहा है, मरीज भी तमाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का अटैक अभी ही क्यों हुआ? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ, अभी तक तो ऐसे केसेस सामने नहीं आए, लेकिन अचानक से ब्लैक फंगस सामने निकल कर आ गया, ऐसा क्यों? देखिए, अभी क्या फ़र्क पड़ा है, जो आप लास्ट टाइम से एपिडेमिक देखेंगे, अभी ऑक्सीजन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हैवी यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन जारी है, जो अपने संग में इन्फेक्टेड एरियाज़ को अपने श्वास क्रिया में डाल देती है। और सिमिलरली इस बार स्टेरॉयड का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लास्ट टाइम स्टेरॉयड्स बहुत कम यूज़ हुए थे। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्चुअली में इस बार ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये ब्लैक फंगस मोस्ट लाइकली साइनस में निकलती है, अपने नाक के आसपास के इलाके में, और ये आंखों की तरफ जाती है, साइनस को इन्फेक्ट करती है, फिर आईज में चली जाती है। तो लक्षण इसके बड़े सीधे सिंपल हैं। अगर कोई कोविड का पेशेंट है या कोई डायबिटिक है अनकंट्रोल्ड विथ स्टेरॉइड्स, अगर उसके आंख में दर्द होना, बुखार आ जाना, नाक भरी भरी रहना, स्टफी नोज, और एक तरफ लाली हो जाना आंखों के आसपास, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इसको इग्नोर ना किया जाए, तुरंत दिखाएं और ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे कोविड संक्रामक बीमारी है, वो एक इंसान से दूसरे में आसानी से फैल भी जाता है, क्या इस तरीके से ब्लैक फंगस भी है जो संक्रामक है, या फिर आम लोगों में आसानी से फैल जाता है एक दूसरे में, या फिर ऐसा नहीं है ब्लैक फंगस के साथ? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दीपा जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फिर ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। जैसे मैंने कहा, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। कोविड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। और जो कमजोर शरीर होता है, जैसे जिसी की मैलिग्नेंसी होती है, डायबिटिक सबसे कॉमन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले मरीज होते हैं, और एक तरह से डेस्फेरोक्सामिन दवाई है वो यूज़ करने वाले ज़्यादा मरीज, तो इस तरह के कुछ लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं जो इनके शिकार बनते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, डायबिटीज़ के अलावा बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड सब जो कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो कमज़ोर मरीज है उसमें संक्रमण फैलने का डर रहता है, हर किसी को नहीं फैलेगा। इसलिए इसमें एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने को अपना विजन क्लियर रखना है, दिमाग को खुला रखना है, और कंटिन्यूसली ये ध्यान रखना है जो लक्षण मैंने बताए, आंखों में दर्द होना, रोशनी कम हो जाना, लाली आ जाना एक तरफ, ये सब चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान देनी पड़ेगी इस दौरान। बिल्कुल। डॉक्टर, मैं चाहूँगी ज़रा स्टेरॉइड को भी आप अपने आसान से शब्दों में ज़रा समझाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस को भी नहीं जानते हैं, स्टेरॉइड कितना लेना है कितना नहीं लेना है इसको भी नहीं जानते हैं, और कितनी मात्रा में स्टेरॉइड को लें या फिर ना लें, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, या फिर इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, आसान से शब्दों में। देखिए, ऐसा स्टेरॉयड एक ऐसा क्लास ऑफ दवाई है जो एक तरह से कहें तो रामबाण की तरह काम आती है कई बीमारियों में। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, इवन कोविड में भी डेक्सामेथासोन नाम से एक गोली है जिसको रामबाण माना जाता था, और अभी भी मानते हैं, पर उसी रामबाण का एक तरह से यूँ समझें कि अगर गलत असर हो जाएगा तो नुकसान कर देगी, और अगर सही जगेंगे तो वो सही काम। तो डोज जो है वो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है, पर मेरी पर्सनल राय के हिसाब से डोज जो है वो डॉक्टर को करने दें, पर उसके संग में मरीज अपने संग खिलवाड़ ना करें। वो जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ अपने आप ले लेते हैं, और डॉक्टर्स को सबको आइडिया है क्या करना है। पर कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ आरएमपीज हैं जिनको अभी आइडिया नहीं लग पाया ब्लैक फंगस का, उनको जरूर हम लोग एजुकेट करने में लगे हुए हैं कि डोज, ऑप्टिमम डोज क्या होती है। वो हर पेशेंट टू पेशेंट अलग होती है। फॉर एग्जांपल, डायबिटीज़ के मरीज को, क्योंकि डायबिटीज़ और बिगड़ती है स्टेरॉयड यूज़ करने से, तो स्टेरॉयड मिनिमम यूज़ करते हुए डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्स मेडिकल चीज़ें हैं। इतना पब्लिक समझ ले कि स्टेरॉयड को अपने आप नहीं खाना है, डॉक्टरों के बिना राय के बिल्कुल भी नहीं लेना है,
और निरंतर अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें इसको लेते हुए, बस इतना ही ध्यान रखें। बिल्कुल, अपने मन से स्टेरॉइड का सेवन नहीं करना है, डॉक्टर से सलाह करके उनसे कंसल्ट करके ही इसका सेवन करें, जो कि ज़्यादा अगर लेते हैं तो इसके भी दुष्परिणाम हैं, दुष्प्रभाव हैं, जिसको भी लोगों को समझना होगा। डॉक्टर, एक व्यूवर है सुरेश चंद्र गुप्ता जी कोटा से, उनका सवाल है कि एक बार कोविड पॉजिटिव आने के बाद वैक्सीन की पहली डोज वो कब ले सकते हैं? जी देखिए, अगर एक बार आप पॉजिटिव आ चुके हैं तो मेरी राय है कि कम से कम महीना भर आप इंतज़ार करें, क्योंकि आपको महीना भर में एंटीबॉडीज़ कुछ बन जाती हैं। अब इसके दौरान अगर आप ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। महीना भर वेट करें, आपको दोबारा बुखार आ सकता है और दोबारा तकलीफ हो सकती है, तो 1 महीना आप कम से कम वेट करें एक वैक्सीन लेने के बाद में, अपने इन्फेक्शन होने के बाद में। डॉक्टर रिया है जयपुर से, उनका सवाल है कि एक बार कोविड से संक्रमित होने के बाद अगर रिकवर कर लेते हैं तो उसके बाद भी वो कौन सी गलतियां हैं जो अगर वो करते हैं तो उसके बाद फिर से पॉजिटिव होने के चांसेस हैं? देखिए रिया जी, मैं ये आपको बोलना चाहूँगा, कोविड एक वायरस नहीं है, अब ये म्यूटेटेड वायरस है। अब ये जगह जगह बदल रहा है, अपना ये पहचान बदल रहा है, अपनी शक्ल बदल रहा है। तो आप ये मत समझ लीजिए कि अगर आपको एक बार संक्रमित हो गए तो आप बचे रहेंगे। अपने को निरंतर उसी माइंडसेट में रहना है कि प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखना है, डिस्टेंसिंग रखनी है। तो प्लीज़ इसको ऐसे मत लें कि एक बार हो गया तो मैं बच जाऊंगी ज़िंदगी भर। उसका भी असर जो एंटीबॉडीज़ का है होने के बाद 6 से 8 महीने तक ही रहता है। तो इन एनी केस दूसरे बार कोविड हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं हो सकेगा। आपको अपना ध्यान और लोगों का ध्यान सबका बराबर रखना है जब तक ये पूरा एपिडेमिक नहीं निकल जाए। बिल्कुल सर, एक योगेश जी हैं जयपुर से, उनका सवाल ये है कि एक बार कोविड से आप पॉजिटिव हो जाते हैं, उसके बाद एंटीबॉडी भी बन जाती है, लेकिन 1.5 से 2 महीने के बाद आप फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर आप ठीक नहीं होते, तो ऐसे में क्या एंटीबॉडी काम नहीं कर पाती है या फिर उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है? कहाँ पर कमी रह जाती है, फिर क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? देखिए, एंटीबॉडीज़ तो बॉडी में बनती हैं, वैक्सीनेशन भी ये काम करता है, कोविड का इन्फेक्शन भी ये काम करता है। पर जैसे मैंने कहा, खूब सारे वेरिएंट हैं, खासकर इंडियन वेरिएंट अब जो आ रहा है, इंडियन वेरिएंट ने ये बता दिया है कि आपके ज़रूरी नहीं है वैक्सीनेशन 100% सक्सेसफुल हो, आपका इन्फेक्शन भी सक्सेसफुल हो जाए आपको बचाने में अगली बार। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी एंटीबॉडीज़ काम नहीं करी, पर एंटीबॉडीज़ जो आपके जिस वायरस के लिए काम करी है वो वायरस ही इस चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा चेंज है, पर उस वायरस ने अपने आप को पुरानी एंटीबॉडी से बचने का तरीका सोच लिया है, इस तरह समझें आप। इससे क्या होगा कि आपको कोविड तो हो सकेगा पर सीरियस नहीं हो सकेगा। कहने का मतलब ये, वैक्सीनेशन के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे डॉक्टरों को कोविड नहीं हो रहा, पर वो सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो अपना बचाव ज़रूर है, पर ऐसा नहीं है कि परफेक्ट बचाव है या परफेक्टली आप बच जाएंगे और घूमते रहेंगे बिना मास्क उसके और कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर, लगातार चूँकि म्यूकोरमाइकोसिस की हम बात करें, ब्लैक फंगस की भी, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी भी इसलिए है क्योंकि लोगों को अभी सही से पता ही नहीं है कि इसके लक्षण क्या है, एक्चुअल में इससे कैसे बच सकते हैं। ये धारणा है कि डायबिटिक जो पेशेंट है उनमें ज़्यादा ही असरदार है या फिर जो कोविड के मरीज़ हैं उनमें ज़्यादा खतरनाक है। अब सवाल ये कि क्या ब्लैक फंगस इतना खतरनाक है कि उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है? देखिए, ब्लैक फंगल और म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, ये एक इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता, या इसको अपन सबसे, जैसे हर बीमारी का रूल है, बचाव ही इलाज है। तो अगर बचा लिया इसको होने से बेस्ट है। होने के बाद इसका इलाज थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होता है, पर ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया है। एक एम्फोटेरेसिन बी करके दवाई आती है, वो हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसके 7-10 या 10 दिन के अगर टाइमली इंजेक्शन लग जाए, और डिब्राइडमेंट यानी कि सर्जिकल ऑप्शन भी इसमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। अगर सर्जरी टाइम से हो जाए और क्लियर हो जाए फंगस, तो डेफिनेटली मरीज की जान और सब बचाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सब लाइलाज है, इसमें भी 2-3 दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं और जो बहुत अच्छी इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, इन सिम्टम्स को कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे जो पहले से ही साइनस की प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं, जिनको ईयर को लेकर भी तमाम परेशानियां हैं, लेकिन ब्लैक फंगस को वो किस तरीके से पहचाने कि उनको ब्लैक फंगस हो गया है या फिर उनमें इफेक्ट कर रहा है? देखिए, टिपिकल सेटिंग होनी चाहिए। नंबर 1, कोविड-19 हो और डायबिटिक हो अनकंट्रोल्ड, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, हाई फ्लो ऑक्सीजन का यूज हो रहा हो, जिसमें कि मतलब
एक्सट्रेनियस लंग में आपकी हवा जा रही है बिना फिल्टर किए हुए, और आपके पास में उसके बाद 4th या 5th या 7th डे तक आपकी आंख में प्रॉब्लम आनी चालू हो जाए, तो वो साइनस से नहीं हो सकती। वो डेफिनेटली इस चीज़ का आपको पॉइंट आउट करती है कि कुछ इन्वेजिव चीज़ चालू हो गई है, और आपको इस पे और डॉक्टरों को इस पे ध्यान देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे हुए और हमने टाइमली इंटरवीन भी कर लिया, तो ये ऐसा नहीं कि प्रोग्रेस कर जाएगा, वहीं रुक सकता है। अगर आप टाइमली इनको पोसाकोनोजोल जैसी गोलियां दवाइयाँ दिलवा दें तो पेशेंट का बचाव हो सकता है इसमें। तो पर इस सेटिंग को होना ज़रूरी है, कोविड-19, ऑक्सीजन की हाई डोज और अनकंट्रोल डायबिटीज़, ये 3 सेटिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोचना इस बारे में। एक व्यूवर है विवेक सोनी जी, डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि उनकी एक किडनी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या उनको वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए या फिर फिलहाल इंतजार करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए, आपको कोई इंतजार की ज़रूरत नहीं विवेक जी। आप यूनिलेटरल किडनी हो, दोनों किडनी हो, डायबिटीज़ हो, इवन किडनी फेलियर भी हो, सब लोगों को वैक्सीन लेना ज़रूरी है। इसी से हम इस बीमारी को रोक पाएंगे, इसी से ये पेंडेमिक का खात्मा हो पाएगा। डॉक्टर, बहुत सारे ऐसे मरीज भी सामने आए हैं जो कोविड के बाद ठीक होकर घर वापस गए, लेकिन पोस्ट कोविड की जो तमाम दिक्कतें थी वो उनमें सामने आई हैं। वो सांस लेने में तकलीफ हो, फीवर हो, बॉडी पेन हो, उससे अभी भी लोग जूझ रहे हैं। लोगों का सवाल ये है कि कितने देर तक वैक्सीन लगाने के कितने देर तक ये तमाम सिम्टम्स उनमें रह सकते हैं या फिर उनको दिक्कतें हो सकती हैं? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैक्सीन से जो प्रॉब्लम होगी वो 5 से 7 दिन में सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर कोविड हो गया आपको और पोस्ट कोविड में आप घर में बैठे हुए हैं और कोरोना ने आपके लंग को डैमेज किया है, 5, 7, 8 स्कोर से आप निकले हैं बाहर, तब आपको ये बीमारी होती है जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं हम लोग। वो पोस्ट कोविड सिंड्रोम कुछ महीने तक चल सकता है। उसमें लथार्जी, कमजोरी आना, भूख नहीं लगना, कई लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, कई लोगों के लंग्स में खांसी धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी उठती रहती है, 1 आध महीने तक चलती है वो। पर आप ये अश्योर्ड रहिए, एक बार आप उस कोरोना से डिस्चार्ज हो गए, घर पहुंच गए, तो निहायत 100% आप लोग ठीक होकर निकलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हार्ट वाले मरीजों को थोड़ा स्पेशल ध्यान देना होता है, उन पर हार्ट पे थोड़ा जोर ज़्यादा पड़ता है कोविड का, और डायबिटीज़ वाले सारे पेशेंट्स की डायबिटीज़ बिगड़ जाती है, इस पर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर मनीष शर्मा हैं, उनका सवाल ये है कि जो फीडिंग करा रही है महिलाएं या फिर जो बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं, ऐसी महिलाएं क्या वैक्सीन लगवा सकती हैं? उनके लिए कोई हानिकारक तो नहीं है, बच्चे के लिए या माँ के लिए? वैक्सीनेशन थोड़ा सा प्रेग्नेंट मदर्स के लिए कई बार हमारे उसमें क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा रिस्की है प्रेग्नेंट मदर्स के लिए, और है ना, तो वो अपने आप पीडियाट्रिशियन से राय लेकर ही करें कि उनको क्या कितनी ज़रूरत है। यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वैक्सीनेशन। ठीक। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हैं, वो पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा डोनेट वो कब कर सकते हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि वो प्लाज्मा डोनेट करें तो वो कैसी स्थिति में अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विचार है। प्लाज्मा जिस जने को कोविड हो चुका है, जिस जने को कोविड से निकल के घर छुट्टी मिल चुकी है, उसके अंदर एंटीबॉडी का संचार करीबन 21 दिन के बाद चालू होता है बनना, कोरोना के डिजीज़ के बाद। तो वो आफ्टर 1 मंथ के लगभग टाइम निकालना पड़ेगा उनको, उसके बाद उनको जाकर के प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, और उसमें भी उनकी चेकिंग होगी कि प्लाज्मा एडिक्वेट है कि नहीं है उनके एंटीबॉडीज़, फिर उनको अलाउ किया जाएगा डोनेट करना। तो लगभग 1 महीने का इंतजार आपको करना पड़ेगा कोरोना होने के बाद। अच्छा, 1 महीने के बाद अगर कोविड से ठीक आप हो गए हैं तो आप जाकर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर, शहरों में तो हम देख रहे हैं कि तमाम सुविधाएं हैं, डॉक्टर से लोग कंसल्ट भी कर लेते हैं आसानी से, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस बार ज़्यादा खतरनाक कोविड हो रहा है। गाँव में अब तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज हैं, वो बता रहे हैं कि गाँव के लोग जो हैं वो काढ़े पर ही डिपेंड हैं इस वक्त, और डॉक्टर्स के पास जाने से वो बच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये लोगों का है, जो गाँव से लोग जुड़े हुए हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि काढ़ा कितना फ़ायदेमंद हो सकता है शुरुआती सिम्टम में कोविड के? देखिए, इस बारे में मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। काढ़े हम लोगों ने कभी भी ना तो कभी एडवोकेट किया है, ना कुछ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका एक्सपीरियंस हम लोगों के पास नहीं है। काढ़े से हमारी राय में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप टाइमली एडवाइस ले लें, टाइमली मरीजों डॉक्टर के पास पहुँच जाएं,
अगर वहाँ के डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो नियरेस्ट सीएससी सेंटर पहुँच जाएं, जहाँ पे गवर्नमेंट ने जगह जगह इंतजाम किए हुए हैं इनके इलाज के। तो काढ़े पे विश्वास करना अभी थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण कार्यक्रम होगा और अननेसेसरी समय खराब करने का वक्त होगा। डॉक्टर, गर्मी के दिन भी हैं अभी और लोगों के मन में सवाल ये कि तमाम डॉक्टर्स ने ये भी कहा कि आप हल्दी का सेवन कीजिए, वो भी अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, लेकिन लोग डर रहे हैं क्योंकि हल्दी एक एंटीबायोटिक भी है और साथ ही हल्दी से तमाम जो रोग हैं वो दूर भी हो जाते हैं, ऐसे कहा भी जाता है। लेकिन अभी लोग डर रहे हैं कि हल्दी का ज़्यादा अगर सेवन करते हैं तो बॉडी में गर्मी ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, इससे खतरा और नहीं बढ़ जाएगा, कहीं उनको कोविड तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हल्दी है, अपने जो सिनामोन है और ये सब चीज़ें हैं, ये काफ़ी पुराने ज़माने से इम्यूनिटी इन्हेंसर्स के नाम से चली जा रही हैं, जो कि इसमें गलत भी नहीं है। माइल्ड आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं, उनमें शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मेरी राय ये है कि आराम से आप सुबह के वक्त हल्दी का दूध पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, जो सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर सांस लेने में जो तकलीफ है वो उनको क्यों आ रही होगी कोविड से ठीक होने के बाद भी, या फिर तमाम ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेट होने के बाद भी ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको दिक्कत अभी भी हो रही है सांस लेने में? देखिए, सांस लेने का दिक्कत का मतलब ये है, दो कारण हो सकते हैं। एक तो आपके लंग में कोई जो कोविड रिलेटेड निमोनिया था उसने अपनी छाप छोड़ दी है, जिसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस। तो वो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस अगर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में हमारे पास दवाइयाँ आती हैं। अब कसरत के अलावा आपके जो सांस की श्वास क्रिया है, आपके अनुलोम विलोम है, जो नेचुरल योगिक क्रियाएँ हैं, एक तो वो फ़ायदेमंद रहती हैं खुली हवा में, छत पे जाके या गार्डन में बैठ के। दूसरा आप अपने आप को एक रेस्पिरेटर करके एक आती है एक्सरसाइज, बॉल उठाने वाली, वो भी कर सकते हैं। मैं याद रहे, कसरत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है शरीर को, सिर्फ सांस की कसरत करनी है। सांस लेना है, निकालना है और रेगुलेट करना है अपने आप को। जिनको ज़रूरत से ज़्यादा स्कोर रहा हुआ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 20, 18, 17, उनको हो सकता है घर में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े कुछ समय तक। चलिए डॉक्टर, जो गांव में लोग हैं वो डर इस बात को लेकर रहे हैं कि अगर वो माइल्ड जो सिम्टम है, सर्दी जुकाम बुखार है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको कहीं एडमिट ना होना पड़े। लोग डर रहे हैं डॉक्टर के पास जाने से भी। ऐसे लोगों के लिए कोई सलाह आप देंगे कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जो नॉर्मल आपको लग रहा है वो बाद में जाकर सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कोई सुझाव? देखिए दीपक जी, मेरा ये मानना है, हम लोग जो इलाज कर रहे हैं लास्ट 1.5 साल से, जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट फॉर ट्रीटमेंट जो हमारे पास है, अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रीटमेंट, वो 3 से लेकर के 7 दिन ही होती है कोविड में। अगर इस दौरान मरीज आ जाता है डॉक्टर के पास में तो 100% ठीक होकर जाएगा। अगर ये ब्रैकेट छूट गया और उसके बाद में आए वो अस्पताल में तो उनको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ फेफड़े में रह ही जाएगा बाद में भी। तो मेरी राय ये है, आप डरिए मत, बराबर प्रिकॉशन लेकर डॉक्टर को दिखाने जाएं, सैचुरेशन पे ध्यान दें, डॉक्टर जो टेस्ट कराता है उसको रेगुलर कराएं, और अगर वो बोलता है भर्ती होना है, उनके पास फैसिलिटी नहीं हो तो पास के सीएचसी में जाएं, मेडिकल कॉलेज में जाएं और तुरंत एडमिट हो। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए भी, तमाम ये महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए भी, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हर एक सुझाव। हम लगातार ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो भी इस वक्त कह रहे हैं वो अमल में लेना है, वो संज्ञान में लेना है और उसी पर चलना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। अगर कोई भी शंका है, कोई दुविधा है, तो आप फर्स्ट इंडिया के जरिए भी अपनी हर दुविधा को दूर कर सकते हैं। हम लगातार डॉक्टर से बातचीत भी कर रहे हैं, आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी लगातार ये अपील है कि आप घर पर हैं तो तमाम जो डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उसी पर अमल कीजिए और खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम है वो आप उठाइए। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।